जय श्री राम दोस्तों, श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आगाज तो कर, अंजाम तेरी किस्मत खुद लिखेगी। बच्चों, हम बात कर रहे थे भारत के वायसराय और लॉर्ड की यानी गवर्नर जनरल्स की। तो अब हम गवर्नर जनरल के अंदर बात करेंगे लॉर्ड रिपन की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सभी लोगों से कहूंगा, मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और अपने सारे दोस्तों तक फैला दो। दोस्तों बात चलेगी लॉर्ड रिपन की। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल होगा 1880 से 1884 तक मेरे दोस्तों। तो हम बात करते हैं लॉर्ड रिपन की। बच्चों, लॉर्ड रिपन को इसलिए जाना गया क्योंकि इन्होंने भारतीय प्रेस से प्रतिबंध हटा दिए। आप लोगों को मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि लॉर्ड लिटन ने भारत की प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे, जिसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के नाम से जाना गया था। बच्चों, लॉर्ड लिटन ने जो प्रतिबंध लगाए थे, लॉर्ड रिपन उन प्रतिबंधों को हटा देता है और वो ये साबित करना चाहता है, इन प्रतिबंधों को हटाकर ये साबित करना चाहता है कि वो जितने भी अब तक वायसराय आए हैं उन सब में वो सबसे ज्यादा उदार है। तो बच्चों, जो प्रतिबंध लॉर्ड लिटन ने लगाए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वो हटा दिया गया किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं। बच्चों, सबसे पहले भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत अंग्रेजी काल में जो की गई वो लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई। यहां पर एक बात बहुत उल्लेखनीय है बच्चों कि स्थानीय स्वशासन की जो शुरुआत की गई थी वो सबसे पहले चोल काल में की गई थी। चोल काल के अंदर स्थानीय स्वशासन के प्रमाण मिलते हैं बच्चों, लेकिन लॉर्ड रिपन ने भी इस शासन की शुरुआत कराई। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत लॉर्ड रिपन के द्वारा भी की गई। इसके अलावा बच्चों, इसने यानी लॉर्ड रिपन ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय बोर्ड बनवाए, तहसील बोर्ड बनवाए और शहरी क्षेत्रों में इन्होंने नगर पालिकाओं का गठन करवाया। इसके अलावा बच्चों, रिपन ने सिविल सर्विसेज में प्रवेश की आयु 19 से बढ़ाकर दोबारा से 21 कर दी बच्चों, जिसे लॉर्ड लिटन ने लागू किया था। लॉर्ड लिटन के इस आदेश को रिवर्स कर दिया, पलट दिया, उलट दिया लॉर्ड रिपन ने। तो मैंने आप लोगों को बताया कि लॉर्ड रिपन ने 19 साल से बढ़ाकर दोबारा से 21 कर दी आयु किसकी? सिविल सेवा में प्रवेश की। और यह आदेश किसका उल्टा गया? लॉर्ड लिटन के आदेश को उलट दिया गया बच्चों। यहां पर एक बात और उल्लेखनीय है। हम लोगों ने एक बार बात की थी कि 1872 में भारत की पहली बार जनगणना हुई। बच्चों, 1872 में जो भारत की पहली बार जनगणना हुई, उसके बाद जो जनगणना नियमित रूप से होनी शुरू हुई वो लॉर्ड रिपन के काल में शुरू हुई। 1881 से पहली बार भारत की नियमित जनगणना करवाने का काम लॉर्ड रिपन ने शुरू करवाया। उसके बाद से लेकर अब तक 2021 तक 2011 तक लगातार 10-10 साल के अंतराल पर गणना हुई। और आप लोग सभी अच्छे से जानते हैं कि 2020-21 के अंदर कोरोना काल की वजह से 2021 की जनगणना किसी कारण से नहीं हो पाई। तो 1881 से लेकर 2011 तक हर 10-10 साल के बाद जो जनगणना हुई, इसे हमने नियमित जनगणना का काम दिया। तो बच्चों, नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 से सबसे पहली बार लॉर्ड रिपन ने ही शुरू करवाई बच्चों। भारत में पहली बार जो जनगणना हुई थी, कब हुई थी? मैंने आपको बताया 1872 में हुई थी। ठीक है। दूसरी चीज, लॉर्ड रिपन के काल में ही पहली बार फैक्ट्री एक्ट आया बच्चों। पहली बार फैक्ट्री एक्ट आया 1881 में। ठीक है। इसे कारखाना अधिनियम के नाम से जाना गया। तो पहला फैक्ट्री एक्ट यानी कारखाना अधिनियम किसके काल में आया? लॉर्ड रिपन के काल में आया। ठीक है बच्चों, चलिए अब आप लोगों को मैं बता दूं, इसी के काल में विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, जिसकी रिपोर्ट 1882 में आई और सरकार ने उसे लागू करने की कोशिश की। ठीक है ना बच्चों? तो जो ये था हंटर आयोग,
ये हंटर आयोग शिक्षा से संबंधित था। एक हंटर आयोग आगे चलकर और भी आएगा। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा, उसकी जांच के लिए भी एक हंटर आयोग आएगा। लेकिन ये वाला जो हंटर आयोग है, ये किसकी वजह से है? ये किसके लिए आया है? ये हंटर आयोग आया है शैक्षिक सुधारों के लिए, शिक्षा के सुधारों के लिए। जो बच्चे एजुकेशन से रिलेटेड हैं उन लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए 1935 का लॉर्ड मैकाले, ठीक है ना, लॉर्ड मैकाले के बारे में उन्हें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। 1854 के वुड डिस्पैच के बारे में उन्हें अच्छे से पता होना चाहिए, और साथ में हंटर कमीशन शिक्षा आयोग के बारे में भी पता होना चाहिए। और मैं ये जिक्र दोबारा से बता दूं कि एक हंटर आयोग आगे चलकर आएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, ठीक है ना बच्चों। तो भारत में महत्वपूर्ण सामाजिक सुधारों के लिए की गई। अब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज आई इल्बर्ट विधेयक। बच्चों वो इल्बर्ट विधेयक भी इसी के काल में आया। किसके काल में? लॉर्ड रिपन के काल में। इल्बर्ट विधेयक को किस चीज की संज्ञा दी गई? इल्बर्ट विधेयक को संज्ञा दी गई श्वेत विद्रोह की, क्योंकि यह विद्रोह अंग्रेजों की तरफ से किया गया था। आइए हम बात करते हैं इल्बर्ट विधेयक के बारे में। बच्चों जब इल्बर्ट विधेयक आया तो इस अधिनियम के तहत जो भारत का न्यायाधीश था, जो भारतीय न्यायाधीश था, वो अन्य यूरोपीय व्यक्तियों के, वो भी अब उन अन्य यूरोपीय व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई कर सकते थे। यानी अब भारतीय न्यायाधीशों को अंग्रेजी लोगों के विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई करने का अधिकार दे दिया गया। अब जब यह अधिकार दे दिया गया तो अंग्रेजी लोगों में, अंग्रेजी तबके में इस बात को लेकर बहुत विरोध हुआ। उनके दिमाग में यह चीज थी, ये काले लोग भारतीय लोग जो हमारे गुलाम रहे हैं, क्या वो अब हमारे मुकदमों का या हमारे अपराधों का निर्णय करेंगे? ये हमसे छोटे हैं, ये हमारे गुलाम हैं, ये बात हमें मंजूर नहीं है। इस बात को लेकर अंग्रेजी लोगों ने विद्रोह कर दिया। चूंकि ये विद्रोह अंग्रेजी लोगों का था, इसीलिए इस विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से भी जाना गया। तो बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है, भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपीय व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई कर सकेंगे। ये किसकी वजह से आया? इल्बर्ट विधेयक की तरफ से आया, ठीक है बच्चों। अब होता क्या है बच्चों, यूरोपीय निवासियों ने इल्बर्ट विधेयक का बहुत बड़ा विरोध किया। मैं आपको बता चुका हूं कि क्यों किया, जिसके कारण इल्बर्ट विधेयक को वापस लेना पड़ा, और इल्बर्ट विधेयक को श्वेत विद्रोह या अंग्रेजी विद्रोह के नाम से भी जाना गया बच्चों। इसके बाद 1881 में लॉर्ड रिपन क्या करता है? मैसूर राज्य को उसके शासक को वापस सौंप देता है, ठीक है। और 1883 में लॉर्ड रिपन के काल में ही अकाल संहिता अस्तित्व में आती है। तो हम लोगों ने इतनी सारी बातें की लॉर्ड रिपन की। एक बात मैं आपको और बता दूं, लॉर्ड रिपन के काल जो लॉर्ड रिपन का काल है, या लॉर्ड रिपन को हमारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का उद्धारक की संज्ञा दी। मैं आपको बता दूं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम क्रीमियन युद्ध से जुड़ा हुआ है बच्चों। जब क्रीमियन युद्ध चल रहा था तो क्रीमियन युद्ध के दौरान जो लोग घायल हो जाते थे, शाम के समय युद्ध रुक जाता था, तो जो लोग घायल हो जाते थे या जो लोग मर जाते थे, तो घायल लोगों को मरे हुए लोगों की लाशों के बीच में से युद्ध स्थल में से ये निकाल कर लाती थी, उनकी सेवा करती थी, उनको पानी पिलाती थी, उनको मलहम पट्टी करती थी। और चूंकि रात के अंधेरे में ये घायलों के बीच में, शवों के बीच में जाती थी, इसलिए इनके हाथ में एक लैंप होता था। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को नाम दिया गया लेडी विद द लैंप। किसकी वजह से दिया गया? क्रीमियन युद्ध की वजह से। तो लेडी विद द लैंप यानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इनको भारत का उद्धारक कहा था, ठीक है बेटा। भारतीयों में लॉर्ड रिपन को सज्जन रिपन कहा जाता था, क्योंकि मैंने आपको बताया ये अपने आप को उदार सिद्ध करना चाहता था, ठीक है। और रिपन के शासनकाल को स्वर्ण युग का आरंभ भी कहा जाता है बच्चों। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी थी। रिपन ने अपने विषय में कहा था, मेरा मूल्यांकन, मेरा इवोल्यूशन मेरे कामों से करना, मेरे शब्दों से मत करना। तो इस तरह से लॉर्ड रिपन का कार्यकाल के बाद जो महत्वपूर्ण कार्यकाल आता है वो आता है लॉर्ड डफरिन का बच्चों। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 तक लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल रहता है बच्चों। तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध, आंग्ल माने अंग्रेज, बर्मा यानी म्यांमार। वर्तमान में
बर्मा को म्यांमार के नाम से जाना जाता है। 1885 से 1888 तक तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध चलता है बच्चों। इसमें बर्मा को पराजित करके अंग्रेजी राज्य का एक अंग बना लिया जाता है। ठीक है। 28 दिसंबर 1885 को बंबई के सर गोकुलदास तेजपाल भवन में कांग्रेस की स्थापना होती है, और कांग्रेस की स्थापना होती है लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। बच्चों, अंग्रेज इसे एक सेफ्टी वॉल्व का रूप समझते हैं। एक अंग्रेजी व्यक्ति A.O. ह्यूम के द्वारा इसका स्थापना की जाती है, और इसके पहले अध्यक्ष बनते हैं W.C. बैनर्जी। ठीक है बच्चों। तो 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, और इसके पहले अध्यक्ष कौन बने? इसके पहले अध्यक्ष बने W.C. बैनर्जी। ठीक। और कांग्रेस को अंग्रेजों ने सेफ्टी वॉल्व का रूप समझा। बच्चों, बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट, पंजाब टेनेंसी एक्ट, ये सारे एक्ट 1885 में लॉर्ड डफरिन के काल में पास हुए बच्चों। इसी के काल में ग्वालियर दोबारा से सिंधियाओं के शासन में आ गया, यानी ग्वालियर पर दोबारा से सिंधियाओं ने अपना शासन स्थापित कर लिया। किसकी काल की बात चल रही है? लॉर्ड डफरिन के बाद की बात चल रही है। आगे चलकर यही कांग्रेस भारत की स्वतंत्रता संग्राम के अंदर, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर एक महत्वपूर्ण रोल निभाएगी बच्चों। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं लॉर्ड लेस्डाउन की। लॉर्ड डफरिन के बाद का जो कार्यकाल है वो किसका है? लॉर्ड लेस्डाउन का है बच्चों। तो लॉर्ड लेस्डाउन का कार्यकाल होता है 1888 से 1894 बच्चों। इसने सर डुरैंड को भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण करने का कार्य दिया बच्चों। लॉर्ड लेस्डाउन के काल में ही भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा रेखा जो निर्धारित हुई, उस सीमा रेखा का नाम इसी के नाम पर पड़ा है। ठीक है। डुरैंड रेखा के नाम से पड़ा है। ठीक है। तो लॉर्ड लेस्डाउन ने सर डुरैंड ने उसका निर्धारण किया, तो उसका नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में। लेकिन आपको यहां पर भी मैं बता दूं बेटा जी कि अब ये रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं है, अब ये रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक। तो लॉर्ड लेस्डाउन इसने सर डुरैंड को अफगानिस्तान भेजा, और अफगानिस्तान और भारत के बीच में, क्योंकि उस समय पाकिस्तान नहीं था, उस समय केवल भारत ही था। भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा निर्धारित की गई, किसके काल में? लेस्डाउन के काल में। किसके द्वारा करवाई गई? डुरैंड के द्वारा। ठीक है। निर्धारण करवाया। आज भी इसे डुरैंड रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों। तो लॉर्ड कौन थे उस समय? लेस्डाउन थे, और निर्धारण करने वाले कौन थे? डुरैंड। इसीलिए डुरैंड के नाम पर इस रेखा का नाम जाना गया। चलिए बच्चों, दूसरा फैक्ट्री एक्ट इनके काल में आता है। ठीक है। 1891 में 1891 में जो दूसरा फैक्ट्री एक्ट आया वो इनके काल में आया, और इन्होंने स्त्रियों के 11 घंटे से ज्यादा काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया। दूसरे फैक्ट्री एक्ट के तहत यह महत्वपूर्ण व्यवस्था की गई कि अब स्त्रियां 11 घंटे से ज्यादा समय तक फैक्ट्रियों में कार्य नहीं कर सकती। साथ ही सप्ताह में एक दिन छुट्टी की व्यवस्था भी इन्हीं के काल में आई। 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट इन्हीं के काल में लागू हुआ बच्चों। और सबसे बड़ी चीज, केंद्रीय और प्रांतीय काउंसिल में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाने लगी, और काउंसिल में भारतीय सदस्यों को बजट के लिए बहस करने की भी वैधानिक अनुमति दे दी। इससे पहले भारतीय लोग बजट पर बहस नहीं कर सकते थे। तो बच्चों, दूसरा फैक्ट्री एक्ट इनके काल में आता है। स्त्रियों को 11 घंटे से ज्यादा काम करने पर यह प्रतिबंध लगाते हैं, सप्ताह में एक दिन छुट्टी की व्यवस्था करवाते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट लागू करवाते हैं, और प्रांतीय काउंसिल में भारतीयों की संख्या बढ़वाते हैं, और साथ ही साथ काउंसिल में भारतीय सदस्यों को बजट में बहस करने की अनुमति भी प्रदान करते हैं। इसके बाद का कार्यकाल आता है लॉर्ड एल्गिन का बच्चों। लॉर्ड एल्गिन सेकंड लगभग 5 साल तक भारत के
गवर्नर जनरल कह लो या वायसराय कह लो, गवर्नर जनरल तो समाप्त हो चुके हैं। इस समय जो भी चल रहे हैं वो वायसराय चल रहे हैं। तो वायसराय के पद पर कार्यरत रहते हैं। 1894 से 1899 में लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कार्यकाल है। बच्चों, इनका एक कथन बहुत फेमस माना जाता है। क्या? भारत को तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। ये कथन बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जामों में इस कथन को देकर यह पूछा जाता है कि बताइए ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। भारत को तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के द्वारा ही इसकी रक्षा की जाएगी। ये कथन है लॉर्ड एल्गिन सेकंड का। कार्यकाल है 1894 से 1899 तक। बच्चों, होता क्या है, लॉर्ड एल्गिन सेकंड के काल में 1895 से 1898 के बीच में ना बेटा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, ठीक है, और इनमें बहुत भयंकर अकाल पड़ता है बच्चों। अब ये क्या करते हैं, एक अकाल आयोग की स्थापना करवाते हैं और जो अकाल आयोग की स्थापना होती है वो सर जेम्स लॉयल की अध्यक्षता में कर दी जाती है बच्चों। ठीक है, इसी समय चित्राल और अफरीदी लोग, चित्राल और अफरीदी इनके खिलाफ विद्रोह कर देते हैं बच्चों। अंग्रेज चित्राल को अपने कब्जे में ले लेते हैं और अफरीदी को भी घुटने टेकने पर विवश कर देते हैं। इस तरह से चित्राल और अफरीदी के ऊपर ये काबू पा लेते हैं बच्चों। तो आज के लिए इतना ही काफी है। इससे आगे के बारे में हम बात करेंगे लॉर्ड कर्जन के बारे में। जब तक आप इसे अच्छे से याद कीजिए। बहुत जल्दी आपसे अगली वीडियो में मिलता हूं। जय श्री राम, जय हिंद बेटा।